चलो ये हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स की। एक छोटी सी बताना चाहूँगा कि देखो एक्चुअली जो मिरर में रिफ्लेक्शन का काम है ना, वो तो उसकी सिल्वर्ड सरफेस करती है। ठीक है, तो लेकिन वो सिल्वर्ड सरफेस का लफड़ा क्या है कि अगर आप सिल्वर्ड सरफेस को खुले में रखोगे तो हो सकता है उसमें जंग लग जाए, कुछ खरोच दे या कुछ कर ले। तो जो ऊपर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसके ऊपर क्या करते हैं बच्चों, एक ग्लास की लेयर लगा देते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर ग्लास लेयर होती है। वो ग्लास लेयर क्या करती है, एक ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टर होती है, क्योंकि भाई उस लेयर को बचाना है। अब अगर आप कोई इसको ऊपर ओपेक चीज़ लगा दो तो लाइट उससे पहुँचेगी नहीं, उस तक तो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा। तो हमको बेसिकली एक ऐसी चीज़ चाहिए जो कि बीच में लाइट के हिंड्रेंस ना करे, उसको प्रोटेक्ट भी करे। तो ग्लास उसको प्रोटेक्ट करता है। तो एक्चुअली जो मिरर है वो बेसिकली सिल्वर्ड सरफेस होती है, ना कि ग्लास। ग्लास उसका केवल प्रोटेक्टर हो, बचाने वाला। ठीक है, चलिए भाई अब चलते हैं। होता क्या है भाई, देखो समझना। जैसे कि मान लो ये कोई स्फेयर है, ठीक है, तो ये कोई बेसिकली क्या है, कांच का स्फेयर है। ठीक है ना, तो एक थिन हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास। ठीक है, तो पतला सा स्फेयर है, तो मैं इसकी थिकनेस दिखा नहीं रहा, ना के बराबर थिकनेस है मान लो। अब क्या होता है, उसको दो तरीके हैं, या तो उसको बाहर से मिरर कर दो और या उसका अंदर से मिरर कर दो। अगर आप बाहर से मिरर करते हो तो ये जो होता है उसको बोलते हैं कनकेव मिरर, और अंदर से कर दो तो उस केस में ये जो होता है उसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। फाइन, ठीक है। तो कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, ये सबको पता ही होता है सच। ठीक है, अब होता क्या है कि एक्चुअली जैसे मान लो अगर मैं कनकेव मिरर की बात करूं तो हम लोग क्या है कि हम लोग इसको दिखाते जो हैं, तो हम लोग उसको दिखाते तो कनकेव को ऐसा, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। ये होता कैसा मैं आपको समझाना, ये इस टाइप का होता है। ठीक है, एक्चुअली आप ये समझो ना कि ये जो चीज़ है ना, एक्चुअली क्या है कि इसके ऊपर एक ऐसा सा, ये ऐसी, ठीक है ना, तो ये पूरा पार्ट यहाँ से लेके पीछे तक वो सारा क्या है, बेसिकली एक मिरर। तो यहाँ भी ऐसा है कि ये बेसिकली एक मिरर है। ठीक है, तो हम दिखाते हैं ऐसे, लेकिन आप समझ रहे हो वो बेसिकली ऐसा से होता है। ठीक है ना, तो अगर उसको पूरा कर दोगे, है ना, तो ये चीज़ आपके पास, मतलब ये बेसिकली इतने बड़े मिरर का, इतने बड़े ग्लास का इतना पार्ट है, इसको हमने सिल्वर कर दिया पीछे से। ठीक है, अब ये जो चीज़ होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इसको बोलते हैं अपर्चर या डायमीटर ऑफ मिरर। ठीक है ना, एक ही बात है, अपर्चर बोल लो डायमीटर बोल लो, फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इट्स कॉल्ड अपर्चर और मिरर। ठीक है, सही। तो हम लोग जैसे नॉर्मली जो बनाते हैं वो केवल इतना ही बनाते हैं। ठीक है, तो इतना ही बनाते हैं। अब इसके आप पूरे कर्व को पूरा कर दो तो इसका जो रेडियस होता है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सही। और इसका जो सी होता है, मतलब सेंटर होता है ना, मतलब इस पूरे कर्व को पूरा कर दो तो सी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब पी, पी इज पोल। ठीक है, इट इज एनी पॉइंट मिरर। पी पोल होता है, वो मिरर का कोई भी पॉइंट हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो मैंने क्या बोला कि कर्व का सेंटर सेंटर होता है, पी कोई भी पॉइंट हो सकता है मिरर पे। ठीक है ना, और ध्यान रखना पी कोई पॉइंट हो सकता है, पी इज एनी पॉइंट ऑन मिरर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ऑल डिस्टेंसेस, जितने भी डिस्टेंसेस होते हैं, आर मेजर्ड फ्रॉम पोल पी।
सारे डिस्टेंसेस पोल यानी कि पी से मेजर होते हैं, सब डिस्टेंसेस, ठीक है। अब इस पी और सी को जो जोड़ने लाइन होती है ना, पी सी जॉइनिंग लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है, जो पी और सी को जोड़ती है, ठीक है, सही है। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे, ठीक। तो एक हम सिंपल सी चीज़ देखते हैं। मान लो सपोज कि ये आपके पास एक स्फेरिकल मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये एक रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, ठीक है। तो क्वेश्चन मान लो ये है कि वेयर डज इट मीट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस पे कहाँ मीट करेगी। तो समझना मेरी बात भाई, इसका एक पूरा कर्व होगा, एक इसका पूरा सेंटर होगा, इन दोनों को जोड़ोगे, ध्यान रखना भाई, इसको जोड़ दिया तो यही नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है। अब अगर ये नॉर्मल है तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, है ना, मान लो ये एंगल थीटा दे रखा है, ठीक है, थीटा गिवन है मान लो, और रेडियस भी गिवन है, ठीक है। तो ये एंगल मान लो थीटा है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा है। अब क्या हुआ, ये रे आई और ये जितने एंगल पे आई उतने ही एंगल पे चली। अब यहाँ पे कहीं वो मिल गई, अब ये पी है, और मान लो कि ये पॉइंट कुछ भी है ना, मुझे बताना है कि ये डिस्टेंस क्या है, तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं। तो क्वेश्चन बेसिकली ये है कि पी एम जो डिस्टेंस है वो कितना है। लेट्स सी हम क्या कर सकते हैं, छोटा सा काम करते हैं कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, डाल दिया परपेंडिकुलर। अब देखो भाई, ये आपके पास रेडियस है, ठीक है कि नहीं, रेडियस, बिल्कुल रेडियस है। अब ये रेडियस है तो अब ये एंगल थीटा है ना, तो ये जो डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो आपके पास ये आर है, तो ये आर साइन थीटा होगा। हालांकि मैंने ऐसे लिख दिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, चलो लिख दिया तो लिख दिया। अब हमारा काम क्या है बच्चा, समझना कि ये जो रे है, ये सी है, ये एम है, ये वाला पॉइंट है, इसको ए बोल देता हूँ, और इनको आपस में जोड़ लेता हूँ, सी एम ए, ठीक है। ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, ठीक है, और एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ठीक है। अब देखना, सी से ए तक जो है ये सेंटर है, ये मिरर पे कोई पॉइंट है तो ये तो आर है। अब आप ये देखो कि इस पॉइंट को कुछ भी बोलते हैं, बी बोल देते हैं, जो परपेंडिकुलर में बना नहीं रहा यहाँ पे, लेकिन बेसिकली यहाँ की परपेंडिकुलर है, ये पॉइंट बी है। अब ये देखो कि ये रेडियस है, तो नेचुरल सी बात है, ये जो दोनों ट्रायंगल हैं, थीटा थीटा नॉर्मल 90 तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट है नहीं, तो समझ मेरी बात। तो ये 1 और 2 जो है कॉन्करेंट है, मुझे स्पेलिंग नहीं पता, शायद यही होती हो। अब कॉन्करेंट होने का मतलब क्या हुआ कि देखो भाई, सी ए जो है वो आर है, यहाँ से लेके यहाँ तक आर। कॉन्करेंट होने का मतलब ये दोनों डिस्टेंस बराबर है, ये दोनों डिस्टेंस बराबर का मतलब क्या हुआ, ये भी r/2 है, ये भी r/2, ठीक है, दोनों r/2 हो गए, सही है। अब सोचने की बात क्या है, ये दोनों r/2 है। अब इस ट्रायंगल को देखो, नीचे वाले ट्रायंगल को देखो, तो आपके पास कितना आ जाएगा, cos थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज है, बेस कितना r/2, हाइपोटेन्यूज कितना cm है, तो cm कितना हो गया r/2 cos थीटा हो गया। तो ये चीज़ आपके पास होगी r/2 cos थीटा। अब सोचो, यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, ये भी तो आपके पास रेडियस ही है, तो रेडियस है तो इसका मतलब कि लेके यहाँ से लेके यहाँ तक पोल आपके पास ये है। मैं पोल को दोबारा बना देता हूँ, तो ये भी यहाँ से मिटा देते हैं, पोल ये है। तो बात है कि ये जो डिस्टेंस बचा यहाँ से लेके पोल का, ठीक है, सही है। तो जो पी एम डिस्टेंस है, थोड़ा हौच पौच हो रहा काम चला लो भाई, देखो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आर है, r/2 cos थीटा, पी एम कितना हो जाएगा r - r/2 cos थीटा,
ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये r/2 cos थीटा, ये c से लेकर p तक टोटल आ रहा है, सी पी भी आ रही है, तो ये आपका हो गया r-r/2 cos थीटा। ठीक है, सही। काफ़ी हौच पौच हो रहा होगा तो मैं एक बार फिर समझाता हूँ फटाफट में, देखो फिर देख लो भाई, ये मिरर है, रे आई, ठीक है, ये सेंटर है, ठीक है, रे जिस एंगल पे आई उस एंगल पे चली गई, ठीक। अब ये क्या है कि यहाँ मैंने ये थीटा है तो ये भी थीटा है, फिर मैंने इसको जोड़ दिया। अब ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्करेंट, ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी r/2 हो गया, वो भी r/2 हो गया, ये r/2 हो गया तो ये हो गया r/2 सेक थीटा। अब ये भी टोटल आ रहा है तो ये कितना हो गया r-r/2 सेक थीटा। सिंपल सी बात, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये होती है पैरेक्सियल रेज, और ये समझ लो यही इस चैप्टर का सब कुछ है, पैरेक्सियल रेज। तुम कहोगे पैरेक्सियल रेज क्या होती है? बेसिकली these rays have very small angle of incidence। ये वो रे होती हैं जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत कम होता है, ठीक है, बहुत कम एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ठीक है। और they may be called as rays क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। हालांकि ऊपर की डेफिनेशन ही सही है, लेकिन ऐसा कई लोग कहते हैं, क्यों कहते हैं मैं समझा रहा हूँ। बाय डिफॉल्ट ऑल रेज आर पैरेक्सियल एक्सेप्ट इन प्लेन मिरर। इस पूरे चैप्टर में सारी रेज पैरेक्सियल होंगी एक्सेप्ट प्लेन मिरर की, ठीक है। अब मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, सपोज मेरी बात सुनना, जैसे मान लो कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अब प्रिंसिपल एक्सिस पे समझना कि ये सेंटर है, अब एक रे यहाँ से आई, ये इससे दूर है तो इसका एंगल छोटा नहीं होगा। लेकिन सोचो कि अगर एक रे बहुत पास से आ गई, प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पास है, अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास है तो उसका जो एंगल होगा वो भी बहुत छोटा होगा, जो भी देख लो अल्फा बीटा। तो एक ही बात है, आप बोल लो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पास है या बोल लो एंगल कम है, तो घुमा फिरा कर लगभग एक ही बात है, ठीक है ना, सही है। मतलब जो भी आपको ध्यान रखना है कि बेसिकली उसका एंगल बहुत कम है, तो ऐसी रेस पैरेक्सियल होती है। और ध्यान रखना कि प्लेन मिरर को छोड़ दो तो सारी की सारी रेस जो होंगी वो पैरेक्सियल ही होंगी, ठीक है। तो अब से ध्यान रखना, अब से मैं बोलूँ ना बोलूँ, नाउ ऑनवर्ड्स रेज आर, अब के बाद रेज पैरेक्सियल है, बस मैं कहूँ या ना कहूँ, ठीक है, सही है। ये मेरा आदेश है, ये मेरा वचन है, और मेरा वचन ही मेरा शासन है। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। चलो, तो अब हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि रेज जो पैरेलल आती हैं किसी एंगल थीटा पर, वो यहाँ से कहीं गुजरती हैं, और ये जो डिस्टेंस था, है ना, वो था r-r/2 सेक थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट प्रिंसिपल एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ r-r/2 सेक थीटा फ्रॉम पोल। पोल से इतना डिस्टेंस से मिलती है r-r/2 सेक थीटा, ठीक है। अब सोचो कि इफ रे इज पैरेक्सियल, अगर रे पैरेक्सियल है तो इसका मतलब क्या हुआ, थीटा टेंडिंग टू जीरो। अब थीटा जब जीरो को टेंड करता है तो कॉस थीटा 1 को टेंड करता है, और सेक थीटा जो कि कॉस थीटा को उल्टा होता है वो भी लगभग 1 को टेंड करता है। तो इसका मतलब कि यही जो डिस्टेंस है r-r/2 सेक थीटा, जो ये ऊपर है डिस्टेंस, ये आपके पास r/2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि r-r/2 हो जाएगा, सेक थीटा लगभग 1 है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि पैरेक्सियल रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट प्रिंसिपल एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ r/2 अप्रॉक्स ऑलमोस्ट r/2 फ्रॉम पोल।
एंड द पॉइंट ऑफ मीटिंग ऑफ पैरेक्सियल रेज टू प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड फोकस। और ये जो पॉइंट होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, फोकस। तो बेसिकली क्या है कि अगर ये कोई आपके पास मिरर है और एक रे पैरेक्सियल है, ये भी पैरेक्सियल है और नज़दीक होनी चाहिए, तो वो जहाँ आके मिलेगी इसी को हम बोलते हैं फोकस। ठीक है, मैं सेंटर बना नहीं रहा, बनाना है बना लो। ठीक है, तो बेसिकली फोकस ये होता है, फोकस जो होता है वो r/2 डिस्टेंस पे होता है। तो ये आप लोगों ने बचपन से पढ़ा है, लेकिन क्यों होता है r/2 डिस्टेंस पे, है ना, ये मैं आपको अब समझाया। लेकिन ध्यान रखना, फोकस r/2 केवल फोकस डिफाइन कर पैरेक्सियल रेज के लिए। ठीक है, अगर एक एंगल बड़ा होगा तो वो हो जाएगा r-r/2 सेक थीटा। जैसे मान लो अगर थीटा 60 है तो सेक 60 हो जाएगा, कॉस 60 होता है हाफ, सेक 60 हो जाएगा 2। तो वो जो डिस्टेंस हो जाएगा वो r-r/2 सेक 60 मतलब r-r, जीरो डिस्टेंस हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। नहीं समझ रहे, मैं समझाता हूँ। देखो देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर एक रे, मान लो ये सेंटर है, ठीक है, मान लो कोई रे जो है वो 60 डिग्री पे आती है, तो उसका मिलने का डिस्टेंस होता है r-r/2 सेक थीटा। थीटा 60 हो गया, तो r-r/2 cos 60 नीचे कर दो, cos 60 हाफ होता है तो r-r कितना होगा, 0। तो वो रे यहाँ मिल जाती। ठीक है, तो बहुत कॉमन सेंस की बात है। जैसे ये 60, ये 60 नहीं, तो ये 60 तो ये भी 60 होना चाहिए, और ये 60 होने का मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये r है तो ये भी r होगा, तो यहाँ से r मतलब ये मिलेगा। तो ये जो फोकस पे मिलती हैं रेज, है ना, वो तभी हैं जब पैरेक्सियल रेज। हर रे फोकस पे नहीं मिलती, कोई रे कहीं मिल सकती है, यहाँ मिल सकती है, यहाँ मिल सकती है, यहाँ, दे आर डिफरेंट वेज, है ना। तो ध्यान रखना कि फोकस केवल डिफाइंड पैरेक्सियल रेज के लिए होता है। ठीक है, और हम हमेशा बात करेंगे पैरेक्सियल रेज की बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं एक आध चीज़ की और, ये नहीं करें, सोचने तो नहीं करते हैं ना। तो ये चैप्टर ही ख़त्म करते हैं, और इसमें कुछ कराने का तो है नहीं, तब भी मान लो कि क्वेश्चन ये है कि आप कर लेना कि ये रे आई और ये सेंटर है 37 डिग्री पर। ठीक है, पूछने की ज़रूरत तो नहीं, लेकिन ये डिस्टेंस बता देना यहाँ से यहाँ तक, यहाँ मिली CM कितना होगा। ठीक है, R गिवन। ठीक है, केवल एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, केवल एक क्वेश्चन की, और तो इसमें देने का है नहीं, बाकी सब तो बकवासबाजी है। ठीक है, तो अगली बार हम देखते हैं आगे की चीज़ें। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।